जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबर रामदास। तो आज साहब सुबह सुबह बहुत मजेदार घटना हुई। अवनीश पीएन शर्मा अपने घर पे खर्राटे ले रहे थे, सो रहे थे, और मैंने इनको 5 बजे जो है उठा दिया, खटिया उलट दिया। हे उठो, चलो वीडियो बनाया जाए। तो आज एकदम अल सुबह 7 बजे जो है अवनीश जी आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। और अवनीश जी राम राम। बाबा जी राम राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। और मुझे लगता है कि मैं आपके इस इंट्रो के बाद जो है उस शिकायत से बच गया कि अवनीश जी का मुंह सूजा सूजा लग रहा है। बिल्कुल दर्शकों, मैंने केवल मुंह धोया है और बिस्तर से मैं उठा के पकड़ लिया गया हूं जी। ऐसा है, दर्शकों की शिकायत आई है। म्यूट कीजिए जरा, आप इको मुझे सुनाई दे रहा है अपना। कि दर्शकों की एक शिकायत आई है कि आपके चैनल पे एक स्कैम चल रहा है। पहला कि आपके दर्शक ऊपर जो है बढ़िया से टी शर्ट और वो सब पहन लेते हैं, नीचे हाफ पैंट, जंघिया और लुंगी तक पहन के वीडियो बनाते हैं। पहली शिकायत है पैनलिस्ट। और दूसरा है पैनलिस्ट अक्सर जो है बिना नहाए धोए, मुंह तक नहीं धोते हैं और आके बैठ जाते हैं आप लोग। मेरा किसी ने पहचान लिया होगा कि बाबा जी अभी जो है मुंह नहीं धोए। जैसे आज ही मैं बगैर मुंह धोए वीडियो बना रहा हूं। तो खैर छोड़िए, ये सब तो मान लीजिए दर्शकों की शिकायतें लगी रहेंगी। सर, समीक्षा बैठक, हालांकि वो समीक्षा बैठक नहीं थी, समीक्षा बैठक समाप्त हो गई थी। अयोध्या में समीक्षा बैठक हुई और उसके बाद डीएम साहब जो है महंत राजूदास महंत हनुमानगढ़ी से भिड़ गए, बाकायदे बदतमीजी किए और वहीं पे 2 मंत्रियों के सामने महंत राजूदास की सिक्योरिटी में तैनात कांस्टेबल को वहीं से जो है लाइन हाजिर कर दिया गया कि तुम अपनी आमद लाइन में कराओ। तो मैंने एक बात कहा था कि लगता है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को हाइड्रोसील की बीमारी हो गई है। मैंने टिप्पणी की थी ऐसी। तो मैंने एक बात कही थी कि आखिर इस डीएम को इतनी ताकत कहां से मिल रही। तो सर मुझे एक मित्र ने कल फोन करके बताया, ए बाबा असलियत जान लो, योगी जी को कोई पावर ही नहीं है कि वह की पोस्टिंग कर सकें यूपी में। वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसी मेन पोस्टिंग दिल्ली से होके आ रही हैं। तो जो दिल्ली से नियुक्ति पत्र लेके आया है वो यूपी वालों को क्या समझेगा? जटाएं, मतलब जटाजूट समझेगा? क्या समझेगा? वही हो रहा है। इस पे आपका क्या इनपुट है, जरा कृपया सर्चलाइट से डालिए। जी बाबा जी, देखिए आपने ये जो एंगल दिया है कि कहां पर डीएम और बाकी अधिकारियों की नियुक्ति कहां से हो रही है, कहां से नहीं हो रही है, इस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। क्योंकि टेक्निकली सच ये है कि नियुक्ति पत्र दिल्ली से जारी नहीं किया जा सकता। जारी तो वो लखनऊ से ही होता है, लेकिन किसके कहने पे होता है, नाम कौन भेजता है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में सिपाही भर्ती या जो भी सरकारी भर्तियां होती थी, तो अभ्यर्थी हाथ पर अपना नाम लिखवा के जाते थे और अधिकारी को ऐसे दिखाते थे, नीचे शिवपाल चचा की दस्तखत होती थी। तो वो रवायत चलती है, वो रवायत चलती रहेगी, उस पर जरा बाद में आएंगे। आते हैं अयोध्या की समीक्षा बैठक में जो कांड हुआ, मैं उसको कांड कहूंगा बाबा। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी उस परंपरा से आते हैं, धर्मगुरु के, जहां पर जब सनातन को बदनाम किया जाता है कि यहां पर मनवादियों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है और तमाम इस तरह की चीजें कही जाती हैं, तो महंत राजूदास समाज के, मैं अच्छा नहीं लगती है टिप्पणी किसी साधु संत के बारे में जातिगत टिप्पणी करना, लेकिन आवश्यक है दर्शकों तक ये बात पहुंचाना बाबा जी कि समाज के उस तबके से आते हैं जिनको ओबीसी कहा जाता है। तो ये हमारे सनातन की विशेषता है। रही बात उस समीक्षा बैठक की, समीक्षा बैठक में सबसे पहले एक ये भी सवाल आपके दर्शक खड़ा कर सकते हैं
कि पार्टी के हार की समीक्षा बैठक चल रही थी, तो वहां डीएम और एसपी क्या कर रहे थे, राजू दास क्या कर रहे थे, क्योंकि राजू दास अयोध्या के एक हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई काडर नहीं है। और जब दो मंत्री, जिसमें से एक सूर्य प्रताप शाही जी प्रभारी मंत्री रहे हो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के, उसमें पार्टी के काडर के अलावा सांसद, प्रत्याशी और विधायकों के अलावा और किसी का होना लाजिमी नहीं बनता। लेकिन यहां मैं दो टेक्निकल चीजें क्लियर कर दूं। चूंकि वहां पर दो काबीना मंत्री थे, तो मीटिंग खत्म होने के बाद, समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद, ये डीएम और एसपी का प्रोटोकॉल होता है कि वो एक विजिट दें और कर्टसी मुलाकात करें, साहब को, मंत्री जी को नमस्ते करें, प्रणाम करें। तो डीएम और एसपी इस काम के लिए गए थे। उसी के साथ साथ राजू दास जी ने बाकायदे सूर्य प्रताप शाही जी से समय लिया था मिलने का। तो उनको भी एक सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जब समीक्षा बैठक पार्टी की खत्म हो गई, उसके बाद सूर्य प्रताप शाही जी ने उनको भी आमंत्रित किया और वो वहां पहुंचे। लगातार 4 जून के रिजल्ट आने से पहले भी, ये मैं कह रहा हूं, राजू दास जी अयोध्या के प्रशासन के रवैये को लेकर 4 जून रिजल्ट आने के बहुत पहले से मुखर हैं। वो बिंदुओं को उठाते रहे हैं। वहां पर चाहे जो मुआवजे की बात हो, वहां पर चाहे डेवलपमेंट की बात हो, वहां पर चाहे मकानों को तोड़ने की बात हो, उसका सही मुआवजा नहीं देने की बात हो, सर्किल रेट अनाप शनाप बिना मतलब फिक्स करने की बात हो। आज के समय में सर ये बताइए, 240 रुपया पर स्क्वायर फीट, क्या यही वहां का राजस्व सर्किल रेट होना चाहिए उस मेन इलाके का? नहीं होना चाहिए सर। तो ये अनियमितताएं जितनी भी उनको लगती थी, उसको लेके ये प्रशासन के खिलाफ लगातार मुखर थे। तो कोई ये ना समझे कि 4 जून के रिजल्ट जब नेगेटिव आ गए तब राजू दास जी इस तरीके से वोकल हुए, ऐसा नहीं है। राजू दास वहां पहुंचे थे, उन्होंने यही बात कि बाकी कारण तो हार के जो हैं वो हैं ही हैं, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी वजह से भी ये हार हुई है, एक नेगेटिव इमेज बनी है, नकारात्मक छवि बनी है, माहौल बना है। चूंकि डीएम अयोध्या और राजू दास के बीच में पहले से ही ये सारी चीजें चल रही थी। और आज आपको बता दूं, उनके पास 3 गनर थे, सरकार ने ही दिए थे। देखिए, डीएम और एसपी के लेवल पर जिले में एक कमेटी होती है, वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि अमुक व्यक्ति को, जो जिले के अंदर निवास करता है, उसको कितने सुरक्षा की जरूरत है, कितने सुरक्षा कर्मी देने चाहिए। तो उसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया था कि राजू दास को 3 सुरक्षा कर्मी दिए जाएं। ये झगड़ा जब पहले ही चल रहा था, 4 जून के बहुत पहले, समीक्षा बैठक में गर्मा गर्मी से बहुत पहले, तब ही उस कमेटी ने रिव्यू करके 2 गनर इनके वापस ले लिए थे। अब राजू दास जी के पास केवल 1 गनर शेष था। उस दिन जब ये नोकझोंक शुरू हुई, वहीं पर हाथापाई को छोड़ के बाकी सब हुआ है। सबसे खराब बात यह है कि ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी में हुआ है। उनमें से एक जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर शाही, उनके बुलावे पर राजू दास वहां पहुंचे थे। और जब डीएम अभद्रता कर रहे थे या राजू दास अभद्रता कर रहे थे, उस कमरे में ना मैं था ना आप थे, लेकिन गहमागहमी दोनों तरफ से हुई। खराब बात यह है कि ये दोनों मंत्री बिल्कुल शांत रहे, चुप रहे, और डीएम ने वहीं पर एसपी को यह आदेश दिया या कम्युनिकेट किया, जो भी कहिए, हालांकि डीएम एसपी को आदेश ही देता है। आदेश दिया उन्होंने कि साहब इनका ये गनर भी वापस ले लो। और एसपी ने इमीडिएट मौखिक आदेश दिया, गनर को बाहर से अंदर बुलाया और कहा कि तुम यहां से चले जाओ और पुलिस लाइन में जाके अपनी आमद करा दो। जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि वही कमेटी जो ये तय करती है कि सुरक्षा कितनी देनी है कि नहीं देनी है, वो बैठे, रिव्यू करे और तब वापस लिया जाना चाहिए। अब डीएम साहब कल देर शाम को अपना पक्ष ये रख रहे हैं कि साहब वो गनर हमने वापस नहीं लिया, वो तो रिव्यू कमेटी ने लिया। क्या डीएम ये बताएंगे कि कब हो गई थी बैठक? क्या जब उनकी गहमागहमी चल रही थी राजू दास से, तो उसी के बीच में उनकी वो रिव्यू कमेटी की बैठक हो गई? बिल्कुल नहीं। स्थिति यह है कि यहां से 2 चीजें निकल के आती हैं कि सिविल सोसाइटी के हिंदू धर्म गुरुओं का सम्मान न करना प्रशासन द्वारा। उससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि वहां 2 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, उनके बुलावे पर राजू दास गए, समय मांगा, आपने समय दिया, आपके सामने इस तरह की सारी घटना हो रही थी, उसी कमरे में हो रही थी। योगी सरकार जी के 2
वरिष्ठ मंत्री वहां बैठे हुए थे और वो मंत्री न सिर्फ उस समय चुप थे, अभी जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर इस पूरी हैपनिंग पर अभी भी खामोश है, इस समय तक भी खामोश है। लेकिन राजू दास खामोश नहीं रहे। राजू दास जी ने कल दोपहर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क किया, मिलने का समय मांगा। योगी जी ने समय दिया। राजू दास कल ही अयोध्या से लखनऊ पहुंचे। आधे घंटे तक योगी आदित्यनाथ जी से बंद कमरे में राजू दास जी की मुलाकात हुई। मेरे सूत्र ये कहते हैं कि योगी जी ने पूरी गंभीरता से, विस्तार से राजू दास जी का पूरा पक्ष सुना और साथ ही उनसे, चूंकि योगी जी खुद एक नाथ परंपरा के पीठाधीश्वर होते हैं, तो वो धर्मगुरु और धर्मगुरुओं का जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो भी वहां पर काम आया। और योगी जी ने फिलहाल राजू दास जी को ये निवेदन किया है, अनुनय किया है, विनय किया है, कहा है, आदेश दिया है, जो भी आप समझिए, कि आप भी अपने स्तर से संयम बरतिए। और उसके बाद राजू दास जी वापस आ गए हैं और हनुमानगढ़ी में। बात यहीं तक नहीं रुकी है। यह पूरा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी तक भी पहुंची है और अब यह कहा जा सकता है कि यह पूरा जो कुछ भी अयोध्या के उस समीक्षा बैठक वाले कमरे में हुआ, वह वाया लखनऊ अब दिल्ली तक कम्युनिकेट हो चुका है। ऐसे में आपने जो कहा कि आपके किसी संपर्क सूत्र ने यह बताया कि की पोस्टिंग जितनी भी होती है, चाहे वो बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, वो सारा कुछ दिल्ली से होता है। आंशिक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं। तो अगर ऐसा है तो इसका मिलान कर लिया जाए कि यह पूरा प्रकरण भी अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, यानी दिल्ली के अपॉइंटेड आदमी ने अगर ये काम किया है तो अब दिल्ली तक ये खबर है। ऐसे में देखना यह है कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि यह बात बड़ी स्पष्ट है कि आरोप क्या लगाए हैं डीएम ने। अब ये आप देखिए कितने सतही स्तर के रिएक्शन आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। राजू दास जी पर डीएम आरोप लगाते हैं कि ये अयोध्या के लोगों को गाली देते हैं। भाई साहब, आप कितने दिनों से अयोध्या में पोस्टिंग पाए हुए हैं? राजू दास जी अयोध्या वासी हैं, वो और उनके अयोध्या के लोग। आप कैसे से पोस्टिंग पाए हैं और आप इस बात का ठेका उठाने चल दिए कि राजू दास जी बदतमीजी करते हैं अयोध्या के लोगों से। अगर ऐसा करते होंगे तो अयोध्या के लोग उनसे निपट लेंगे। लेकिन आप वहां पर, एक डीएम का यह काम नहीं है कि वो बैठ के ये कहे कि अवनीश शर्मा और अजय सिंह, बाबा रामदास जी आपस में लड़ाई करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को इस शहर से तड़ी पार कर देंगे, या दोनों के पीछे एक एक सिपाही लगा देंगे जो इनको पटक के हुकेगा। आप कौन होते हो भाई? यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हदें पार की हैं। उससे भी ज्यादा दुखद यह है, न जाने किन मजबूरी के चलते वो दोनों कैबिनेट मिनिस्टर अब तक चुप हैं, वो नहीं बोल रहे। कायदे से उनको वही इंटरवेन किया करना चाहिए था और डीएम को मना करना चाहिए था, और ये बात उसी समीक्षा बैठक के बंद कमरे तक रह जानी चाहिए थी। सबसे खूबसूरत बात ये होती। आप ये बताइए सर, किसी स्टेट कैबिनेट के दो ताकतवर मंत्री, और उनमें से एक जो न सिर्फ सीनियर मोस्ट हैं बल्कि वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, और उनके सामने इस तरह की बात होती है और वो बात लखनऊ तक पहुंच जाती है, दिल्ली तक पहुंच जाती है। क्या उन मंत्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो डीएम के और एक सिविल सोसाइटी के सम्मानित व्यक्ति जो कि एक धर्म गुरु भी हैं, उनके आपसी झगड़े को बंद कमरे में खत्म कर ले? जी। हाँ, मेरे चैनल का नाम है खरी खोटी, तो जरा मेरे कड़े शब्दों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हम आज तक कांग्रेस पर यह आरोप लगाते थे कि इंदिरा जी जब किसी को अपनी पार्टी में भर्ती करती थी तो पहले उसकी बधियाकरण कर देती थी, उसके पुरुषत्व के सभी अंग नोचकर कुत्तों को खिला दिए जाते थे। सर, मुझे तो बड़ा सीरियस डाउट हो गया कि भाजपा में भी बीमारी फैल चुकी है। अब तो मुझे भाजपा के हर नेता का पहले अंडकोश चेक करना पड़ेगा, ये अंडू है कि बधिया है? कहो। अब तो भाजपा के हर नेता का ये, जैसे हम लोग बकरा चेक करते हैं, अंडू है कि बधिया। ठीक ठीक, आप इस तरह के रहस्योद्घाटन मत कीजिए बाबा जी। हालांकि आप अघोर पंथ के संत हैं,
तो आप ये काम कर भी सकते हैं, इस समय भी कर सकते हैं। बहरहाल देखिए सर, गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा। दरअसल मामला कुल है, अच्छा आपने शब्द बकरा इस्तेमाल कर लिया, वो रूपक है। कुल मिला के मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का बकरा खोजा जा रहा है। वो बकरा कौन हो जिसकी बलि चढ़ाई जाए और जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के इस खराब शर्मनाक प्रदर्शन, जिसको कि मैं हार कहता हूं, यूपी में हार हुई है लोकसभा चुनाव में भाजपा की, उसके जिम्मेदार की पहचान की जा रही है। अब यहां मैं भी आपके खरी खरी पर एक खरी खरी बात एक लाइन की कह दूं, यहां पर अभी तक दिल्ली जीत रही है, दिल्ली का स्कोर ऊपर चल रहा है। कारण क्या? दिल्ली जो गवर्न कर रही है उत्तर प्रदेश को, वो दोबारा कैबिनेट में अपनी उसी जगह पर स्थापित है, इसलिए वहां दिल्ली का स्कोर ऊपर चल रहा है, दिल्ली अभी तक जीत रही है। अब यहां पर लखनऊ के स्तर पर बलि का बकरा खोजा जा रहा है। केशव मौर्य जी, आप ये बताइए, 4 जून की हार हुई और 5 जून को योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। उस कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक, ये दोनों मौजूद नहीं थे। दोनों कहां थे? दोनों दिल्ली थे। केशव जी तो लंबे समय तक दिल्ली थे और दिल्ली से वो वापस आते हैं, लखनऊ नहीं रुकते हैं, सरकारी कामकाज नहीं निपटाते हैं, वो सीधे जाते हैं कहां? कौशांबी। और कौशांबी जाकर वहां भारतीय जनता पार्टी के काडर से मुलाकात करते हैं और उनको 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की बात कहते हैं और तैयारी के लिए वहां पर विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद वहां से वो सीधे जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में भी वो पीडब्ल्यूडी के किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाते, अपने मंत्रालय के किसी काम के लिए नहीं जाते, वो वहां पर पार्टी के लोगों से मिलते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और बाकी चीजों की वो करते हैं। तो यहां पर केशव मौर्य जी दिल्ली से लौटने के बाद मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो दिल्ली से लौटते हैं और कौशांबी जाते हैं। कौशांबी से हारा हुआ लोकसभा प्रत्याशी कौन था? दिल्ली के एक वरिष्ठ नौकरशाह के पुत्र, जो वहां से हारे, और उनको टिकट किसने दिया था? दिल्ली ने दिया था। तो वो बिल्कुल स्पेशल दिल्ली के टास्क पे काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारा पहले से पारिवारिक यात्राएं तय थी, हमको वो हरिद्वार जाना था, ये जाना था। कुल मिला के ये है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ये कवायद चल रही है कि उत्तर प्रदेश की हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो अयोध्या हो, या बाकी जितनी भी सीटें उत्तर प्रदेश में हारा है भारतीय जनता पार्टी ने। जी, मैं इस चर्चा को ऐसे कंक्लूड करूंगा कि आपको पता है कि आरएसएस जो है 70-75 साल तक हाफ पैंट पहनती थी, फिर बहुत विचार विमर्श के बाद उसको पैंट में लाया गया, फुल पैंट। तो इस चुनाव में अमित शाह जी ने दर्जी से कहा कि है दर्जी, योगी जी की पैंट एक बिलात छोटी कर दो। तो उसने एक बिलात छोटी कर दी। तो योगी जी आए तो बोला, है दर्जी, अमित शाह की पैंट एक बिलात छोटी कर दो। तो उसने एक बिलात और छोटी कर दी। तब तक मोहन भागवत आए, उसने बोला, है दर्जी, ये मोदी जी की पैंट भी एक बिलात छोटी कर दो। तो सर उसने भी एक बिलात मोदी जी की पैंट छोटी कर दी। तो सर आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा जो संघ परिवार है, ये हाफ पैंट से वापस नेकर पे नहीं पहुंच गया? आपको लग नहीं रहा? नहीं, ये रूपक अपने आप में बहुत कुछ साफ कर देता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इससे असहमत हूं। आपका रूपक बिल्कुल अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन यहां पर एक अंतिम बात मैं इस चर्चा में और कहूंगा। साहब देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव है, अभी जो चुनाव हो गया वो हो गया। सवाल ये है कि दिल्ली परेशान क्यों है उत्तर प्रदेश को लेके, लखनऊ को लेके?
लखनऊ से दिल्ली को दिक्कत क्या है? सवाल यह होना चाहिए, टकराहट किस बात की है? ऐसे में यह सवाल बिल्कुल आ जाता है जब लोकसभा चुनाव के 2 फेज के मतदान हो चुके हों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर नड्डा अपने यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों को लेकर ऐसा बयान दे दें। उसके बाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो रिफ्ट चल रहा है वो सबको पता है। अब वो सरफेस पे आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अगर कोई इस तरह का पाखंड करे कि नहीं नहीं साहब सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और चलिए, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की सनसनी वाली ब्रेकिंग दिया जाए। महीनों से अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बातचीत बंद है। वे दोनों एक दूसरे से न तो फोन पर बात करते हैं, न ही प्रत्यक्ष मिलने पर कोई बातचीत होती है। अगर कहीं एक मंच पर भी हो तो हाय हेलो भी नहीं होती। सवाल यहां यह आता है कि ये स्थिति आई क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मोदी के बाद कौन विरासत का मामला शुरू हो चुका है? अभी केवल 10 साल हुआ है और 60 सालों में पहली बार इस देश के मतदाता ने किसी प्रधानमंत्री को या किसी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया है। यानी नरेंद्र मोदी की यात्रा, राजनीतिक यात्रा अभी धुआंधार तरीके से चल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं लंगड़ी सरकार हो गई, कमजोर सरकार हो गई। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? 240 सीटें अकेली किसी पार्टी को? जरा कांग्रेस और विपक्ष बता देना। पीआईके, गुजराल और देवगौड़ा की परंपरा से निकलने के बाद मनमोहन सिंह सरकार तक कितनी सीटें थी? ऐसे में 240 सीटों का जनादेश छोटा जनादेश नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि दिल्ली में बैठे नंबर 2 साहब, नंबर 2 साहब अभी विरासत के झगड़े में क्यों पड़ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन? ये भारतीय जनता पार्टी है सर। ना आप भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबर है, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा यही रही है कि यहां पर न कोई विरासत सौंपता है, न कोई कुर्सी किसी को देता है। यहां पे इनका पार्टी सिस्टम तय करता है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। ऐसे में सवाल गंभीरता से यह उठता है कि दिल्ली को इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मेरा यह साफ मानना है कि यह विरासत का अगर मामला न होता तो फिर दिल्ली और लखनऊ में यह टसल नहीं होता। यहां 2 चीज साफ होती है, उसमें से एक चीज सबसे पहले साफ होती है सर, कि दिल्ली को यह एहसास हो चुका है कि लखनऊ ही जेन्युइन क्लेवर है आफ्टर मोदी। तभी तो दिल्ली से हो रहा है भाई। गोवा से, बिहार से या तमिलनाडु से कोई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा? हालांकि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के और भी प्रदेशों में बहुत कायदे से इस तरह की चीजें चलनी शुरू हो गई हैं। चाहे वो राजस्थान हो, आप देख लीजिए वहां भी चल रहा है, महाराष्ट्र देख लीजिए वहां भी चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चर्चा में प्रोमिनेंट तरीके से इसलिए आया है क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सीट आती है, यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ काशी है, यहाँ मथुरा है, यहाँ अयोध्या है, तो थोड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। 80 सीटें भी हैं। सवाल ये होता है कि आखिर दिल्ली के नंबर 2 व्यक्ति को इस बात की जल्दी क्या है कि वो अभी से नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और अगर कोई ऐसा संभावित दिखाई देता है तो उससे रिश्ते पलट लेते हैं। जबकि उन्हीं नंबर 2 चाणक्य साहब का ये इतिहास रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी उत्तर प्रदेश को अपने हाथों से सींचा है, संगठन को। और न सिर्फ सींचा है बल्कि हाशिए पर पड़ी संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित किया और शानदार रिजल्ट लेके आए थे। 2019 में सपा और बसपा जैसे डेडली कॉम्बिनेशन के बाद भी शानदार रिजल्ट दिया था, उन्हीं चाणक्य ने दिया था। मैं आज भी नड्डा साहब को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वो खड़ाऊ शासन चला रहे हैं।
आज भी मैं श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी का एक्टिंग असल भारत अध्यक्ष मानता हूं सर, और वो हैं, वो कुशल संगठन करता है सर। सवाल ये होता है कि ये इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्यों है? मैं आपने कहा कि दोनों लोगों में बातचीत नहीं होती है, न फोन पे न प्रत्यक्ष। एक उनका एक आदमी का भेजा, एक डीएम नियुक्त किया, डीएम जो है मंत्री के सामने महंत राजू दास के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो सर मेरी इस पे एक ही टिप्पणी है। बनारस के एक कवि हुए हैं, उनकी 2 लाइनें हैं, मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं। मुझे आज के राजनीतिक माहौल में बड़ी मौजू लगती है, वो बड़ा मुझे प्रासंगिक लगती है, इसलिए बार बार सुनाता हूं। श्री कृष्ण तिवारी की 2 लाइनें हैं। भीलों ने बांट लिए बन, राजा को खबर तक नहीं, और रानी हुई बदचलन, राजा को खबर तक नहीं। राजा को पता नहीं है कि उसका 2 कौड़ी का एक टच्चा सा लोक सेवक डीएम, जो कि एक सिर्फ ग्लोरीफाइड बाबू है, वो तुम्हारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है बैठ के अयोध्या में, और राजा को पता नहीं है ये बात, या उसके प्रदेश में, उसके देश में हो क्या रहा है, और 2 शीर्ष नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और राजा कहां सोया है। सर अल्टीमेटली तो जिम्मेवारी मोदी जी, आपने कहा ना बकरा खोजा जा रहा है। सर इस समीक्षा के नाम पे सिर्फ नाटक हो रहा है। जो असली दोषी हैं उनको ऑलरेडी क्लीन चिट दी जा चुकी है जी। आपने अच्छा किया सर, एक बात रह गई थी समीक्षा की। आप जरा एक भद्दा मजाक देखिए समीक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। कल ही उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चौधरी साहब ने अपनी पूरी 80 सीटों की समीक्षा रिपोर्ट ले जाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को सौंप दिया। हो गई समीक्षा, समीक्षा पूरी हो चुकी है। मैं पूछता हूं भैया कौन सी समीक्षा हो गई, किसने कर ली समीक्षा? जहां अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट की समीक्षा बैठक की यह खबर है, संत कबीर नगर आपके गोरखपुर के बिल्कुल बगल वाली लोकसभा सीट जो आप हारे हैं वहां पर आपकी प्रभारी मंत्री जाती हैं और विधायकों के साथ होटल में चाय पानी नाश्ता करके चली जाती हैं, ऐसी समीक्षाएं हो रही हैं। बनारस की समीक्षा की अभी तक कोई औपचारिक खबर नहीं है। आप जरा केवल प्रधानमंत्री जी ने जो वहां डीएलडब्ल्यू में जो सबको तलब किया था और समीक्षा ली थी, उसके अलावा कोई पार्टी स्तर की समीक्षा की कोई खबर नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी वाले जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष को समीक्षा का वाली वो फाइल सौंप भी आते हैं। अब एक चीज और सर, आपने कहा ना कि एक सरकारी बाबू अयोध्या का प्रशासन वहां इस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं और इस तरह की अपने मनमानी कर रहे हैं, बेलगामी कर रहे हैं, तो साहब इसको ऐसे क्यों नहीं दिया जाए? तो फिर ठीक है, लखनऊ भी ये चाहता है कि तुम्हारा लड़का है तुम ही संभालो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने भेजा है तू देख। और सर गंभीरता से एक बात कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, ये इंटरवेंशन उस दिन से ही शुरू है। उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्यूरोक्रेसी का जब लिखा जाएगा तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर 7 सालों तक, जरा पता कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश के इतिहास, ब्यूरोक्रेटिक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिलेगा जहां एक अधिकारी 7 सालों तक, अभी इस समय भी जब हम आप बात कर रहे हैं, अब उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने का नंबर आया है और दिल्ली ही फाइल क्लियर करती है कि किसको प्रतिनियुक्त पर आना है, किसको नहीं आना है। तो अब उनको प्रतिनियुक्ति की उनकी क्लियरेंस मिल गई है, अभी भी उनकी रवानगी नहीं हुई है, अब वो दिल्ली जाएंगे।
लाके बैठा दिया जाता है। ये इतिहास इस तरह के बनाए गए हैं सर योगी जी के पहले दिन के कार्यकाज से। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिस चाणक्य ने, जिस शिल्पी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सजाया, न सिर्फ संवारा, इस्टेब्लिश किया, पन्ना प्रमुखों तक गए, सब कुछ किया अपने ही हाथों। और आपने वो एक बिलांग कम वाली बात कही ना, एक उदाहरण वैसा ही रूपक बताऊं सर। हुआ क्या कि बस जरा सा लखनऊ गड़बड़ा जाए, डर जाए, तो दिल्ली ने चिंगोटी काटने की कोशिश की। गलती ये हुई कि चिंगोटी काटते समय सर वो ये भूल गए कि उनके हाथ में एक मजबूत पिलास है और उन्होंने अपने ही साथी को उस पिलास से चिंगोटी काट ली है सर। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये घाटा 27 तक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मैं नहीं जानता। आज की डेट में जिस तरीके का दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते चल रहे हैं, चाहे वो संगठन के हो, हाँ, यहां मैं योगी जी के बारे में भी एक फैक्ट जो बता देना चाहिए वो बताना चाहूंगा ना, वो जरूरी है। जब आपको आत्मचिंतन करना है और आप वाकई हित चिंतक हैं तो आपको जरा सा कुछ कड़ी बातें भी कर लेनी चाहिए। ये सही बात है कि योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं आते हैं, ये सच है, इसमें ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं। यहां तक कभी वो हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक पैरेलल संगठन भी चलाते थे योगी जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। इस मामले में अगर इस तरह की बात है तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में एक दूरी टाइप की है और वो बड़ी स्वाभाविक है क्योंकि वो संगठन से नहीं आते। ऐसे में एक एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जरूरत है जो कि सरकार और संगठन के बीच में प्रॉपर समन्वय रख सके। इसमें कोई हल नहीं, इलाज इसका खोजा जाना चाहिए। और मैं अपने तौर पे कहूंगा कि केशव मौर्य जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ भी अध्यक्ष बने रह सकते हैं। यहां काम होना चाहिए। दिल्ली को इस बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए कि लखनऊ की गाड़ी तेज निकल रही है। अगर लखनऊ की गाड़ी तेज निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि गुण दोष के आधार पर व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। वो बढ़ेंगे, जनता की डिमांड होगी तो वो बढ़ेंगे, जनाकांक्षा होगी तो वो बढ़ेंगे। दिल्ली को बिना मतलब अपने इस बनाई गई भव्य इमारत को ढहाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी अवनीश जी, आपने सुबह सुबह प्रातः 6 बजे मुझे समय दिया इसके लिए मैं और मेरे दर्शक आपके बहुत आभारी हैं। इस समीक्षा बैठक में एक ये जो मेरी आपकी जो समीक्षा बैठक चल रही है इसमें एक वीडियो अभी बनारस पे मेरा आपका होना बाकी है। मुझे बनारस से, क्योंकि आपको पता है मैं आजकल बनारस में ही हूं, और मुझे बनारस से कुछ बहुत गंभीर आउटपुट्स मिले हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि मोदी जी जैसे कुशल प्रशासक और कुशल राजनेता की मतलब सेंसिटिव कानों से वो कंपन छूट कैसे गए, इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर, और मैं आपको यही आपसे निवेदन करूंगा कि प्रारब्ध के इस मंच को पर भी आपसे निवेदन है कि बनारस के इनपुट पर वो कंटेंट हम एक अलग वीडियो भी करेंगे। दर्शकों से, आपके दर्शकों से और प्रारब्ध के दर्शकों दोनों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की, आप लोगों की बड़ी शिकायतें आती थी कि आप लोग एक ही कंटेंट यहां भी डाल देते हैं वहां भी डाल देते हैं। ये रवायत हमने पिछले करीब 4-5 महीनों से बंद कर दी है। विषय भले एक हो सकता हो लेकिन एंगल और कंटेंट अलग अलग डिस्कस करके रिकॉर्ड करते हैं और दोनों चैनलों पर जाता है। क्यों सर? ये बड़े दर्शकों की शिकायत थी। एक दर्शक ने तो मुझे फोन करके डांट दिया था, ये क्या तरीका है? अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।